मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। अब उसी से आगे बढ़ते हुए हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये पहले ये देखा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कि एक कोई मैट्रिक है और इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हम m गुणा n जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर यानी कि जो पहला अवयव है, जो पहला एलिमेंट है वो इसकी रो को व्यक्त करता है और जो दूसरा अवयव है जिसको कि हम n से डिनोट करते हैं वो इसके कॉलम को प्रकट करता है। अब अगर किसी भी मैट्रिक का अगर हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे एक मैट्रिक है A, इस मैट्रिक में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। हमारे पास एक मैट्रिक है, एक अवयव है A जिसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। हमें पता है कि इसमें अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या mn होगी। जितनी पंक्तियां हैं, जितने स्तंभ हैं, उनका गुणनफल अवयवों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट mn होगा। देखिए यहाँ पे m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, n रो है, n कॉलम है। तो अगर मैं पहले अवयव की बात करता हूं जिसको कि मैं लिखता हूं a, तो ये आ जाएगा a11। a11 का मतलब ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है। हमने उस दिन भी बात की थी, जो पहला डिजिट है, जो पहला अंक है वो प्रकट करता है m यानी कि रो की संख्या को, स्तंभ पंक्तियों की संख्या को, और जो दूसरा डिजिट है वो प्रदर्शित किसको कर रहा है, स्तंभों की संख्या को। तो जो अवयव है a11 इसका मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव a11। इसके बाद में हम देखते हैं a12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा a13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, a14 पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। इस प्रकार से चलते चलते जब हम इस अंतिम अवयव पर आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए जो अंतिम अवयव है वो पहली पंक्ति का है और कौन से स्तंभ का है, nवें स्तंभ का। हमारे पास अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, n है, तो वो पहली पंक्ति का है और n इसका स्तंभ आ जाएगा। हम पंक्तियों की संख्या को पहले और स्तंभों की संख्या को बाद में प्रकट करते हैं, इसलिए आ गया a1n। इसी प्रकार से इसके बीच में बहुत सारी अवयव हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं। इसी तरह हम दूसरे की बात करते हैं कि दूसरी पंक्ति में क्या होगा। जब हम दूसरी पंक्ति में देखते हैं तो a21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। a22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। a23 और इसी टाइप से जब हम इसको बढ़ाते रहते हैं आगे तो ये आ जाएगा a1 की जगह 2 और n। ये था a1n, a21 और इसी प्रकार से चलते जाएं a31, a32 इस प्रकार से। तो जो अंतिम पंक्ति आती है जो कि क्या है m भी पंक्ति के अवयवों की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो अवयव है ये आएगा am1। am1 का मतलब m भी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, दूसरा आएगा am2। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएं तो जो अंतिम है, जो अंतिम अवयव इस अवयव का है
वो mवीं पंक्ति का है और nवीं स्तंभ का है, यानी कि m उसकी रो है और n उसका कॉलम है। तो ये आ जाएगा a m n, a m n। अब इनके बीच से बहुत सारी पंक्तियां आ रही है, बहुत सारे स्तंभ आ रहे हैं, लेकिन उनका अधिकतम मान m और n है, यानी कि m अधिकतम पंक्तियां हो सकती है, n अधिकतम स्तंभ हो सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने बात की कि मैं एक पंक्ति ले लेता हूं, i वी पंक्ति। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा कि भाई 7वीं पंक्ति के बारे में लिखो, 7वीं पंक्ति के कौन कौन से अवयव आएंगे। तो हमें पता है 7वीं पंक्ति से ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, तो तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी और फिर 7वीं पंक्ति आएगी। तो उसी तरीके से एक आईवी पंक्ति की मैं बात कर रहा हूं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आईवी पंक्ति का मतलब 1 से m के बीच की कोई पंक्ति हो सकती है, और दूसरा i का मान 1 भी हो सकता है और m भी हो सकता है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या न्यूनतम 1 यानी कि पहली पंक्ति और अधिकतम m पंक्ति हमारे पास है, तो m हो सकती है, यानी कि 1 से लेकर i का मान m तक हो सकता है। तो i वी पंक्ति के अवयव क्या क्या हो जाएंगे, देखिए i वी पंक्ति जो है वो कहीं पे भी हो सकती है। जैसे तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे i वी पंक्ति है ये, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, a i1 a i2, i का मान कुछ भी कोई भी पंक्ति, 5 है तो 5, 7 है तो 7, 10 है तो 10, a i3, और आगे जाते जाते i वी पंक्ति का जो अंतिम अवयव आएगा वो आ जाएगा a i n। अब मैं पंक्ति की जगह स्तंभ की बात करता हूं। जैसे मैंने ये कहा कि भाई 10वें स्तंभ के बारे में बताओ कि 10वां स्तंभ क्या होगा, या 10वें स्तंभ के अवयव कौन कौन से होंगे, 50वें स्तंभ के कॉलम के अवयव कौन कौन से होंगे, तो उनके बारे में बताने के लिए मैं लिखता हूं जेवा स्तंभ। और जेवे स्तंभ की अगर हम बात करें तो वैसे ही बात है जैसे पंक्तियों के लिए थी कि पंक्तियों का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान m हो सकता है। इसी प्रकार से स्तंभ का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान m हो सकता है, यानी कि जेवा जो स्तंभ है इसका मान 1 से लेके n तक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जेवा स्तंभ की बात करूं, अब जेवा स्तंभ 5वां स्तंभ, 7वां स्तंभ, 9वां, 10वां कोई भी कॉलम हो सकता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे है तो ये आएगा A1J। क्यों 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति के सभी अवयवों में पहले A1 यानी कि पंक्ति पहली है तो पहले आएगा 1 आएगा, और स्तंभ बदल रहे हैं तो 1 2 3 4, और जेवा स्तंभ है तो J। इसी प्रकार से इसमें क्या आएगा A2J, और ऐसे बढ़ते जाएं तो i वी पंक्ति में क्या आएगा, i वी पंक्ति में आ जाएगा AIJ, और इसमें आ जाएगा AMJ। ठीक है, तो इस प्रकार से, और दूसरा बीच में इनके बीच में गैप है तो आप इनको रोटेट कर सकते हैं ऐसे। ये सामान्य निरूपण कहलाता है किसी भी मैट्रिक का, लेकिन वही बात है कि इतने बड़े वो करने के बजाय हम इसको शॉर्टली समझा देते हैं। शॉर्टली कैसे देखते हैं, शॉर्टली हम ये देखते हैं कि हम इसको ये लिख देते हैं a बराबर स्मॉल a i j, और यहाँ m गुणा n, जहां i का मान कहां से कहां तक है, i का मान हमने देखा था जहां 1 या 1 से बड़ा है i का मान और m या m से छोटा है, और इसी प्रकार से j का मान भी 1 या 1 से बड़ा और n या n से छोटा है। तो ये सामान्य निरूपण कहलाता है हमारा आव्यूह का, कि a बराबर स्मॉल a i j। अब जैसे m का मान यहाँ पे मैंने ये लिख दिया
3 गुणा 2, तो आई का मान 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। जे का मान 1 होगा और 2 होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ वाला एक आव्यूह हमें बनाना है। इसके कुछ सवाल भी पिछले वीडियो में हमने देखे थे। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक के प्रकार कौन कौन से हैं। मैट्रिक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि भाई हमने प्रारंभ से देखा है कि हमने अलग अलग प्रकार की आव्यूहों को देखा है, जैसे 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, 1 गुणा 3। तो इस प्रकार के जो आव्यूह हैं उनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं और वही उनका टाइप है। जैसे मैं बात करूं कि सबसे पहले जो आता है वो आता है रो मैट्रिक, यानी कि पंक्ति आव्यूह। क्या होता है पंक्ति आव्यूह? तो पंक्ति आव्यूह का मतलब अगर किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति है, पहला जो अपना टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यूह। जो पहला प्रकार है वो है रो मैट्रिक पंक्ति आव्यूह। क्या होता है पंक्ति आव्यूह? अगर किसी मैट्रिक में केवल एक पंक्ति आती है तो वो हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाता है या रो मैट्रिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया ए 1 2 3 4, ये एक आव्यूह है ए 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना है, यानी इसकी कोटि कितनी है? तो इसकी कोटि आती है 1 into 4। इसमें एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 से, इसमें 4 स्तंभ है तो कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 1/4 यानी कि 1 गुणा 4 क्रम का या कोटि का आव्यूह है। लेकिन वही बात है, हम प्रकार की बात करें तो हम ये कहेंगे कि दी गई मैट्रिक में केवल एक पंक्ति है तो इसको हम पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका उलट दूसरा कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स की परिभाषा भी आप समझ गए होंगे। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह वही है, ऐसी कोई आव्यूह है जिसमें केवल एक स्तंभ, पंक्तियों की संख्या मायने नहीं रखती इस बात, जिसमें केवल एक स्तंभ वो क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं यहाँ पे, इसको मैं बी ले लेता हूं 1 2 3। अब इसमें हम देखते हैं इसमें पंक्तियां कितनी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, लेकिन स्तंभ केवल एक है, यानी कि इसमें 3 रो है बट कॉलम सिर्फ एक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक कहलाएगा। दूसरी चीज, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/1, 3 गुणा 1, यानी कि ये इसका ऑर्डर, इसकी कोटि है। तीसरा मैं बात करता हूं जीरो और नल मैट्रिक। जीरो और नल मैट्रिक नाम से क्लियर हो रहा है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? शून्य आव्यूह, अगर किसी मैट्रिक के सभी अवयव जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो और नल मैट्रिक शून्य आव्यूह कहेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैं इसका एग्जांपल लूंगा, ये इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, कुछ और भी एग्जांपल, यानी कि एक कोई भी ऐसी आव्यूह बनाओ जिसके सारे के सारे जो अवयव है वो शून्य हो जाए, वो आपकी जीरो या नल मैट्रिक कहलाएगी। एक दूसरा इसमें ये ध्यान रखना है कि नल मैट्रिक का जो नोटेशन है, जो संकेतन है इसका, उसको हम डार्क जीरो से डिनोट करते हैं। यानी कि सवाल में कहीं आता है उसमें डार्क ओ लिखा हुआ है, ओ मान सकते हो आप, जीरो मान सकते हो डार्क, यानी कि इसको थोड़ा डार्क क्या होगा जीरो को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये
जीरो ऑर्डिनल मैट्रिक हो जाएगा। तो अभी हमने 3 लिखी है, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक और जीरो ऑर्डिनल मैट्रिक। अब आगे देखते हैं, चौथा जो नंबर है वो आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक का, जो कि मैट्रिक्स में जब परिभाषाओं की हम बात करें या सवालों में बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक है वो इन सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैट्रिक का जो चौथा प्रकार है वो है स्क्वायर मैट्रिक, यानी कि वर्ग आव्यूह। क्या होता है वर्ग आव्यूह? हमने परिभाषा पढ़ी थी मैट्रिक की कि संख्याओं या फलनों का आयताकार निरूपण, और आयत यहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं से, यानी कि आयत में जैसे लंबाई और चौड़ाई होती है वैसे ही मैट्रिक्स में स्तंभ और पंक्तियां, ये दोनों चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या है वर्ग, और वर्ग के अंदर हम जानते हैं लंबाई चौड़ाई के समान हो जाती है, यानी ऐसा कोई आयत हो जिसमें लंबाई चौड़ाई के बराबर आ जाए वो वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है कि वर्ग आव्यूह होता है जिसमें n का मान n के बराबर आ जाए, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, रो जो है वो कॉलम के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे वो एक वर्ग आव्यूह है। देखिए वर्ग आव्यूह जैसे मैंने ये लिखा ए, 1 2 3 4, ये एक 2x2 यानी कि 2 गुणा 2 क्रम की वर्ग मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है, इस प्रकार से। और मैंने ये लिखा भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या है, ये भी एक वर्ग मैट्रिक, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 3 है, पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या समान है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी वर्ग आव्यूह कहलाएगी। ये हो जाएगी 3 गुणा 3 क्रम की, ये है 2 गुणा 2 क्रम की। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है हमें कि अगर आपसे ये कोई पूछे कि इसका ऑर्डर कितना है, तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो एक 2 क्रम की वर्ग आव्यूह, यानी कि इसमें हम लिखेंगे ए एक 2 कोटि की वर्ग आव्यूह है। यानी कि जब वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक की बात आती है तो हम यहाँ पे 2x2 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, और ठीक इसी प्रकार से हम ये इस बी के लिए क्या लिख देंगे, ए 2 कोटि की तथा बी एक 3 कोटि की क्या है वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्क्वायर मैट्रिक है उसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसी कोई मैट्रिक आपको दे रखी हो जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, m का मान n के बराबर हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो हम उसको वर्ग मैट्रिक कहते हैं। अब वर्ग मैट्रिक के कुछ टाइप है, वर्ग मैट्रिक के कुछ टाइप है, हम उनको देखते हैं। जिसमें पहला आता है, ये सारी परिभाषाएं आपको देखनी है कि कौन सी परिभाषा क्या कह रही है, और इसके बाद में पांचवा आता है विकर्ण आव्यूह। देखो विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक का ही एक पार्ट है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक होना जरूरी है। और डायगोनल मैट्रिक की एक डेफिनेशन ये भी है कि ए आई जे का मान ए जे आई के बराबर होता है, ए आई जे का मान ए जे आई के बराबर। देखो ये क्या है, जैसे मैंने एक मैट्रिक लिखी है ए, 1 2 3 4 5 6, चलो एक बार हम दो सब ले लेते हैं आगे, 7 8 9, मैंने एक आव्यूह यहाँ पे नोट किए। तो यहाँ पे a11 कितना, a11 है 1, a12 कितना है, a12 आ गया 2, और a21 कितना है, a12 का अगर हम उल्टा करें इसको, पंक्तियों को पहले स्तंभों को बाद में,
इसमें लिखा हुआ है, अगर हम स्तंभों को पहली पंक्तियों के बाद में ये कहें 1 2 का 2 1 करें तो कितना आता है 8 2 1 4। तो क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक एक विकर्ण मैट्रिक नहीं होगी। दूसरा मैं ये लिखता हूं यहां पे, ये देखें, अब मैंने इसमें लिखा है, अब आप कोई भी करो, जैसे आपने कह दिया कि 8 2 3 देखो और 8 3 2 देखो, तो 8 2 3 क्या आता है? 8 2 3 का मान है 0 और 8 3 2 का मान भी है 0। आपने 8 2 2 देखा, 8 2 2 का मान कितना है, और जब हम इसको पलटेंगे तो अभी क्या रहना है 8 2 2, इसका मान भी दो, यानी कि आप इसमें कोई भी अवयव देखो, A1 2 करेंगे तो उसका A21 देख लो, A1 2 का मान कितना है 0, A21 का मान कितना है 0, A1 3 का मान कितना है 0, A31 का मान कितना है 0। यानी कि अगर आपको कोई ये कहे कि परिभाषा क्या है इसकी, तो आप ये कह सकते हो कि अगर Aij का मान Abi के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक आपकी डायगोनल या विकर्ण आव्यूह कहलाती है। दूसरा कि इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो आप ये कह सकते हो एक ऐसी वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हो। देखो कैसे, ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। ध्यान रहे ये भी विकर्ण ही है। जैसे मैंने एक दूसरा उदाहरण लिया, ये आपका जो 1 3 5 जो अवयव है ये मुख्य विकर्ण के अवयव है, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण। यही मुख्य विकर्ण क्यों कहलाता है? हमने इसको मुख्य विकर्ण क्यों नहीं कहा? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये इस परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस विकर्ण में Aij का मान Aj के बराबर नहीं आता है, इसलिए ये मुख्य विकर्ण आपका नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा ये कहती है कि एक ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव 0 हो जाए आपकी विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। इससे आगे एक आता है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक यानी कि अदिश आव्यूह, जो आपका छठा प्रकार है वो है अदिश आव्यूह। तो आपको ये देखना है कि जो अदिश आव्यूह है वो भी वर्ग मैट्रिक का ही एक प्रकार है, या आप ये भी कह सकते हो कि विकर्ण मैट्रिक्स का एक भाग है अदिश आव्यूह। यानी कि अगर अदिश आव्यूह, मैंने एक उदाहरण देता हूं मैं पहले, देखो क्या दी गई आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है? पहले मैं इसके बारे में पूछता हूं, तो हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो ये क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। दूसरा, क्या इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हैं? तो हम कहेंगे ये बात सत्य है कि इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये विकर्ण आव्यूह भी है। तीसरा हमने यहां लिखा है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक यानी अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह की डेफिनेशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई विकर्ण आव्यूह है और उस विकर्ण आव्यूह के जो विकर्ण के अवयव हैं वो एक ही होने चाहिए, एक होने का मतलब सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। 3 3 3 एक जैसे हो सकता है, यहाँ पे 3 की जगह मान लो 8 आ जाए, तो अभी क्या होगा? तब भी ये क्या है? यह एक अदिश आव्यूह है। ये आपकी डेफिनेशन है अदिश आव्यूह की, यानी कि एक ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, वो क्या कहलाती है? अदिश आव्यूह। और एक इसके बाद में जो 7वां भाग है या 7वां प्रकार है वो है तत्समक या इकाई आव्यूह। यानी कि
इकाई अवयव, देखो क्या है इकाई अवयव, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, या साथ में हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक, तत्समक या इकाई अवयव। क्या होती है देखो, तो जैसे हमने बात की स्क्वायर की, स्क्वायर का एक भाग है विकर्ण मैट्रिक, विकर्ण मैट्रिक का एक भाग है अदिश स्केलर मैट्रिक, और स्केलर मैट्रिक अदिश मैट्रिक्स का ही एक भाग आप कह सकते हो तत्समक या इकाई। जो नाम से ही क्लियर है इकाई, लेकिन इकाई क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव को आप ये कह सकते हो, एक ऐसी विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक आए, एक समान नहीं एक आए, तो अगर एक समान की बात करेंगे तो हो जाएगी अदिश अवयव, लेकिन हम ये कहेंगे जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, आइडेंटिटी हो, एक हो, इकाई हो, तो वो क्या कहलाता है, तत्समक, या हम इसको यूनिट मैट्रिक भी बोल सकते हैं। जैसे 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये 2 ऑर्डर की है, ये 3 ऑर्डर की आपकी यूनिट मैट्रिक या आइडेंटिटी मैट्रिक। दूसरा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका जो सिंबल है वो आई लेते हैं। इसका सिंबल क्या है, आई। इसका जो प्रतीक है वो आई है। ये सारे के सारे किसके भाग हैं, स्क्वायर मैट्रिक के, यानी कि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज स्क्वायर मैट्रिक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि विकर्ण अवयव भी स्क्वायर मैट्रिक का एक भाग है, और विकर्ण अवयव का ही एक भाग क्या है, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक, और स्केलर मैट्रिक का ही एक भाग निकल कर आ रहा है तत्समक या इकाई अवयव। अब इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक आता है त्रिभुजाकार अवयव। कितने हो गए, 5 से 7, 8वां। ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होती है, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक, तो इसके लिए भी पहली कंडीशन यही है कि कोई भी मैट्रिक ट्रायंगुलर तभी होगी जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक ही होनी चाहिए, और अगर स्क्वायर मैट्रिक है तब ट्रायंगुलर क्या है, देखो ये एक मैट्रिक है, तो त्रिभुजाकार अवयव में भी इसके 2 प्रकार आ जाते हैं। पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, और जो दूसरा है वो है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। यानी कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक है उसके 2 पार्ट है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अब बात करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक है, तो ये कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक ले लो आप, और उसमें ऊपर की ओर एक ट्रायंगुलर बना लो, बना लिया। इनको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, बाकी जितने भी अवयव हैं, वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से इसकी बात करें, एक मैट्रिक ले ली मैंने, और आपसे ये कह दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या है, तो क्या करें, नीचे की तरफ एक ट्रायंगुलर बना लो ऐसे, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनको 0 कर दो, तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक कहलाता है। आई बात समझ में? तो इस टाइप से हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये देखा है कि सबसे पहले हमने बात की रो मैट्रिक, उसकी डेफिनेशन नाम से क्लियर है। कॉलम मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक के बाद में नल यानी कि जीरो मैट्रिक, जीरो अवयव के बाद में नंबर आता है स्क्वायर मैट्रिक का, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण है। स्क्वायर के अंदर हमने फिर
डायगोनल मैट्रिक, विकर्ण मैट्रिक के बारे में बात की, उसके बाद में स्केलर मैट्रिक, अदिश मैट्रिक और आइडेंटिटी इकाई यूनिट मैट्रिक और उसके बाद में ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार आव्यूह, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी क्या है, कुछ आप ये कह सकते हो टाइप आ जाते हैं, या हम ये कहें कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में दो चीजें और निकल के सामने आती है। वो क्या है, वो आता है एक ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि हिंदी में अगर हम इसको कहें तो आता है परिवर्त, इसको ट्रांसपोज को बोलते हैं परिवर्त। देखो परिवर्त क्या होता है, किसी आव्यूह का परिवर्त, सुनने से क्लियर हो जाएगा। परिवर्त क्या है, अगर हम किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज कर दें तो जो हमें नई मैट्रिक प्राप्त होगी वो उसका ट्रांसपोज कहलाती है। इसको हम ए डैश या ए टी से डिनोट करते, जैसे मैंने ये लिखा ए बराबर 1 2 3 4, तो आप ये कह सकते हो ए टी बराबर, यानी कि इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक हमें मिलती है वो कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। एक मैट्रिक का ट्रांसपोज हिंदी में बोलेंगे एक मैट्रिक का परिवर्त। अब आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक किसे कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई आगे कुछ बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले जितनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताई है उन सभी का आपको रिवीजन करना है और अपनी अपनी कॉपीज में नोट करना है। धन्यवाद।